नेशनल हेराल्ड घोटाले में जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कुछ नेताओं का गला फंस गया तो एक सोची समझी रणनीति के तहत मोतीलाल वोरा का नाम लेना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले राहुल गांधी ने ईडी को बताया कि सारे फैसले मोतीलाल वोरा ही करते थे और वे सारी बातों से अनजान हैं। सोनिया गांधी ने भी यही गढ़ी हुई कहानी ईडी के सामने दोहराई। उसके बाद पवन कुमार बंसल और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहानी ईडी को सुना दी। लेकिन कांग्रेसी झांसे में ईडी नहीं फंसी। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि मोतीलाल वोरा के निधन से पहले तक सोनिया गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस खामोश रही। लेकिन 2020 में उनके निधन के बाद सारा ठीकरा उनके सिर ही फोड़ा जाने लगा। इस मामले की जांच ईडी 2014 से कर रही है, लेकिन मोतीलाल वोरा वाली कहानी को सही साबित करने के लिए किसी ने कोई दस्तावेज नहीं दिया और ना ही ईडी को इस बात के सबूत मिले कि एजेएल के सारे फैसले मोतीलाल वोरा खुद करते थे। इसीलिए ईडी ने मोतीलाल वोरा वाली कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। ईडी के इस कदम से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। सूत्रों का कहना है कि जब राहुल गांधी से वित्तीय पहलुओं के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लेन देन वोरा द्वारा किए जाते थे। ईडी के सामने राहुल और सोनिया के अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन कुमार बंसल ने भी यही नाम लिया था, लेकिन ये सभी नेता बैठक से संबंधित दस्तावेज पेश करने में विफल रहे। अगर ऐसी कोई बैठक हुई, सूत्रों ने यह भी कहा कि ईडी के पास खड़गे को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब संसद सत्र चल रहा था, क्योंकि वो यंग इंडिया के एकमात्र कर्मचारी हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले अखबार नेशनल हेराल्ड के परिसर में स्थित यंग इंडिया के कार्यालय को अस्थायी रूप से सील कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक निचली अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेता धोखाधड़ी में शामिल थे। नेशनल हेराल्ड 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो 2008 में 90 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के साथ बंद हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि यंग इंडिया ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया। मोतीलाल वोरा तब एआईसीसी के कोषाध्यक्ष थे और एजीएल मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने जनवरी 2008 में एजेएल समूह के नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद करने की घोषणा करने वाले समझौते पर भी सह हस्ताक्षर किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मोदी सरकार से खुली छूट मिलने के एक दिन बाद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्य सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया है। सलीम कुरैशी भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील का करीबी सहयोगी और रिश्तेदार है। खास बात यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद एनसीपी नेता और शरद पवार के खासम खास नवाब मलिक की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ने वाली हैं। यही नहीं माना जा रहा है कि अब इस मामले की जांच नवाब मलिक के साथ साथ एनसीपी का भी खेल बिगाड़ सकती है। जानकार इसे एनसीपी मुखिया शरद पवार के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। गौरतलब है कि जेल में बंद नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसी साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने दाऊद की बहन हसीना पारकर के ड्राइवर के साथ साठगांठ करके मुंबई के कुर्ला में एक प्लाट हड़प लिया। जांच एजेंसी ने इसी केस को लेकर 2 बार सलीम फ्रूट से पूछताछ भी की थी। ईडी को दिए अपने बयान में सलीम फ्रूट ने कहा था कि वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का करीबी सहयोगी था। हसीना कथित तौर पर पैसे कमाने के लिए विवादित संपत्तियों का निपटारा करवाती थी। ऐसे में सलीम फ्रूट का एनआईए के हत्थे चढ़ना नवाब मलिक की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ा सकता है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने देश के गद्दारों और गैंगस्टरों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाते हुए एनआईए से कहा था कि उनके खिलाफ जांच में कोई नरमी ना बरतें और गैंगस्टरों के खिलाफ आतंकवादियों जैसा रुख अपनाएं। वहीं एनआईए ने इसी साल मई में भी मुंबई और ठाणे में 20 से अधिक स्थानों पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी की थी। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और गैंगस्टर के करीबी सहयोगियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की थी। एफआईआर के मुताबिक भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम ने एक स्पेशल यूनिट बनाई थी। इस यूनिट का काम भारत में नेताओं को निशाना बनाना था और उन पर हमला करना था। प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील ने पाकिस्तान से भारत में दंगे भड़काने की साजिश रची थी। लेकिन पूर्व मंत्री नवाब मलिक मामले में जब सलीम फ्रूट का नाम सामने आया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि नवाब मलिक उद्धव सरकार में मंत्री थे और एनसीपी मुखिया शरद पवार के बेहद करीबी हैं। वहीं सलीम फ्रूट कथित तौर पर तस्करी, नशीले पदार्थों के आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जा लेने और कुख्यात द्वारा लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और अलकायदा जैसे संगठनों को धन उपलब्ध कराने में शामिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ी तो इस घोटाले के सबसे अहम किरदार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की जान पर बन आई। ईडी ने उनकी जान को खतरा बताया है और इसीलिए उनको दिए जाने वाले खाने को हमेशा चखने के बाद ही दिए जाने को कहा है। बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसी ने जोर देकर कहा है कि पार्थ चटर्जी को लेकर ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं दिखाई देता है।
इस घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। लेकिन इसके बाद ईडी की जांच में अर्पिता मुखर्जी द्वारा किए जा रहे खुलासों से ममता सरकार की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार के भ्रष्ट मंत्रालयों की पोल खुलना, हर पद को एक तय कीमत पर बेचना और कट मनी जैसे अहम खुलासे ममता सरकार की फजीहत तो करवा ही रहे हैं, साथ ही आम जनता में भी ममता सरकार को महाभ्रष्ट और लुटेरा साबित कर रहे हैं, जिससे आने वाले चुनाव में टीएमसी को तगड़ा झटका लग सकता है। शायद इसीलिए अर्पिता मुखर्जी को लेकर सबकी नजर टेढ़ी है। खुद पार्थ चटर्जी भी हैरान परेशान हैं, क्योंकि अर्पिता ने उनके घर को मिनी बैंक बनाने के लिए पार्थ पर ही उंगली उठाई थी। वहीं ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को जानकारी दी है कि इस समय अर्पिता सुरक्षित नहीं है, उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। खबरों के अनुसार ईडी इस समय अर्पिता और पार्थ की 14 दिन की कस्टडी चाहती है। दोनों के खिलाफ जांच के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी कड़ियों का जुड़ना जरूरी है। ऐसे में कई और सवाल दागे जा सकते हैं। उस मांग के साथ ही ईडी ने कोर्ट में बताया है कि अर्पिता मुखर्जी को लेकर ऐसी खबर मिली है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। ईडी ने जोर देकर कहा है कि अर्पिता को जो भी पानी या फिर खाना दिया जाए उसकी पहले जांच होना जरूरी है। लेकिन ऐसा जान का खतरा पार्थ चटर्जी के लिए नहीं है। उनको लेकर ईडी ने कोर्ट में कोई खास मांग नहीं रखी है। गौरतलब है कि इस घोटाले से जुड़ा सारा पैसा अर्पिता मुखर्जी के पास से मिला है। उनके 3 से 4 प्रॉपर्टी पर रेड मारी गई, करोड़ों का सोना जब्त किया गया और साथ ही विदेशी करेंसी भी मिली है। इसी वजह से इस पूरे मामले में उनकी बड़ी भूमिका है और उनकी जान को भी खतरा ज्यादा चल रहा है। वहीं बात जब पार्थ चटर्जी की आती है तो इस पूरे मामले में उनकी सीधी भूमिका नहीं दिखती। अर्पिता ने जरूर दावा कर दिया है कि सारा पैसा पार्थ चटर्जी का ही है, लेकिन पूर्व मंत्री लगातार कह रहे हैं कि उन पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब पार्थ जरूर लगातार मना कर रहे हैं, लेकिन ईडी को अर्पिता के पास से LIC की 31 पॉलिसी मिली है। उन सभी पॉलिसी में नामिनी पार्थ चटर्जी को बनाया गया है। ऐसे में ईडी दावा कर रही है कि पार्थ और अर्पिता एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और हर मामले में इनकी मिलीभगत रहती थी। वहीं ममता बनर्जी के पास चटर्जी से दूरी बना लेने के बाद उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जिस तरह से ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे को अब महाराष्ट्र की जनता ने भी नकार दिया है। राज्य के पंचायत चुनाव के नतीजे बताते हैं कि उद्धव ठाकरे कैंप ने जनता के बीच अपना भरोसा खो दिया है और लोग शिंदे की अगुवाई वाले खेमे को ही असली शिवसेना मानने लगे हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे का खेमा पंचायत चुनाव में खिसक कर चौथे नंबर पर चला गया। पंचायत चुनाव में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 272 में से 82 सीटें जीत ली और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरे नंबर पर एनसीपी रही, तीसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे गुट रहा, तो उद्धव ठाकरे चौथे नंबर पर खिसक गए। कांग्रेस सबसे फिसड्डी रही। गठबंधन के लिहाज से भाजपा और शिंदे गुट मिलाकर कुल 122 सीटों के साथ पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है, जबकि 102 सीटों के साथ महाविकास अघाड़ी दूसरे नंबर पर रहा। 33 ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्विरोध हुए। कुल 271 सीटों में भाजपा 82 सीटों के साथ पहले नंबर पर रही। एनसीपी को 53 सीटें मिली, तो शिवसेना का शिंदे गुट 39 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट को 28 सीटों पर ही सफलता मिल पाई। 5वें नंबर पर कांग्रेस रही है, जिसके खाते में कुल 22 सीटें आई हैं। खास बात यह है कि अन्य का आंकड़ा 47 रहा, जो संख्या के हिसाब से तीसरे स्थान पर माना जा सकता है। अगर इन आंकड़ों को क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो मराठवाड़ा में शिवसेना के शिंदे गुट का बोलबाला रहा। धुले और औरंगाबाद में शिंदे गुट ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और उद्धव खेमे पर बढ़त बनाई। शोलापुर में भाजपा, ठाकरे खेमा और स्थानीय पार्टियों का त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जबकि बीड जिले में एनसीपी आगे रही। यहां भाजपा ने दूसरा स्थान हासिल किया। उद्धव ठाकरे गुट पुणे में एक तरफा जीत हासिल करने में सफल रहा। इन चुनाव में मिली सफलता पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने इन चुनावों को ठीक से तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी हमें और हमारी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है, ताकि ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। लेकिन हकीकत यह है कि ईडी एक बार फिर दोनों माता पुत्र से पूछताछ करने की तैयारी में है। वजह यह कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों के खिलाफ ट्रायल रोकने की याचिका खारिज करने के बावजूद हेराफेरी करने से ये दोनों बाज नहीं आए और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल बदस्तूर जारी रहा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिमाकत देखिए कि एक तरफ उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई जारी रही, ईडी जांच करती रही, लेकिन दूसरी तरफ हवाला का खेल जारी रहा।
सूत्र बताते हैं कि ईडी को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शेल कंपनियों के जरिए 2019 में यंग इंडिया और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल में पैसा ट्रांसफर होता रहा। फरवरी 2016 में नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गांधियों और अन्य के खिलाफ ट्रायल रोकने की याचिका खारिज कर दी थी। सूत्रों का कहना है कि सुराग इस ओर इशारा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के काफी बाद में यंग इंडिया और एजेएल में शेल कंपनियों से पैसा लगता रहा। ईडी की छापेमारी में मिले दस्तावेजों से 2018 से 2019 तक चली कथित हेराफेरी का पता लगा है। सूत्रों का कहना है कि ईडी को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद कथित संदिग्ध लेन देन बंद कर दिए होंगे। यह फंडिंग उस 1 करोड़ रुपए से अलग है जो यंग इंडिया को कोलकाता की शेल कंपनी टोटेक्स मर्केंडाइज से मिले। यंग इंडिया में सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। यंग इंडियन में टोटेक्स से मिली रकम में से 50 लाख रुपए का इस्तेमाल कांग्रेस से एजेएल को खरीदने में किया। सूत्रों का कहना है कि अगर शेल कंपनियों को और विदेशी फंड्स अरेंज करने में उनकी भूमिका की जांच आगे बढ़ती है तो सोनिया और राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे से फिर पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। खड़गे यंग इंडिया के सीईओ हैं। ईडी ने पिछले कुछ दिनों में केस से जुड़ी आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस के यंग इंडिया का ऑफिस में भी छापेमारी हुई थी, जहां छापा मारा गया। उनमें शेल कंपनियों के प्रमोटर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने कथित रूप से उन लोगों को एंट्री दिलवाई जो अवैध रुपयों के वैध निवेश में बदलवाना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नई शराब नीति में की गई अनीति अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भारी पड़ने लगी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा समेत 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद केजरीवाल की सरकार में हाहाकार मच गया। अपने आप को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया ने अब पूर्व एलजी अनिल बैजल पर सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। एलजी के इस फैसले का स्वागत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि एक एक कर सारे सबूत दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ उनकी दिल्ली विरोधी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण और तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आबकारी विभाग के 9 अन्य अधिकारियों के खिलाफ निलंबन के आदेश दिए हैं। एलजी ने यह आदेश संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के मद्देनजर लिया है। इसमें टेंडर देने में अनियमितताएं पाने जाने और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल है। मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनाधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को रोककर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया ने सवाल पूछते हुए कहा कि एलजी ने यह फैसला किसके कहने पर लिया। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मामले का विवरण सीबीआई को भेज दिया है। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के एक्शन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शराब की खराब नीति को दिल्ली पर थोपकर जो पाप मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने किया है उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी। वह गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कितनी ही सफाई क्यों न दें। दिल्ली के खिलाफ केजरीवाल की बुरी साजिश का अंत भी बुरा ही होगा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज की बड़ी कार्रवाई से यह साबित हो चुका है कि जांच की आज से शीघ्र ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को कोई बड़ी सजा मिलने वाली है, जिसके बाद दिल्ली की जनता का सामना करने का साहस न केजरीवाल में होगा और न मनीष सिसोदिया में। मनोज तिवारी ने कहा कि एक एक कर सारे सबूत दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ उनकी दिल्ली विरोधी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति अब यह जान गया है कि शराब नीति दिल्ली को बर्बाद करने के लिए थी। यह साजिश स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़े घोटाले को अंजाम देकर अपने स्वार्थ के लिए रची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। काले कपड़ों में प्रदर्शन करने सड़कों पर निकले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने बड़े बड़े ड्रामे भी कर डाले। राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा की शर्ट खींचकर फाड़ दी और उनमें एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रियंका वाड्रा ने महिला पुलिसकर्मी की बाहें मरोड़ दी। दोनों भाई बहनों ने जाहिर है यह सब इसलिए किया ताकि कांग्रेस भोंपू यह बजा सके
कि उसके नेताओं के साथ प्रदर्शन के दौरान बुरा बर्ताव किया गया, लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंककर घटिया सियासत कर रहे राहुल और प्रियंका कैमरे की आंखों में धूल नहीं झोंक पाए। अब दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान ही प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वो एक महिला पुलिसकर्मी का हाथ पकड़े थी या मरोड़ रही थी, ये साफ नहीं था। भाजपा ने आज फिर यह तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। यह तस्वीर है राहुल गांधी की। तस्वीर में राहुल गांधी दीपेंद्र हुड्डा की शर्ट खींचते नजर आ रहे हैं। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र एस हुड्डा को कसकर पकड़े हुए राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि राहुल जानबूझकर अपने सहयोगी की शर्ट को फाड़ने का प्रयास कर रहे थे। मालवीय ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी, उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का हाथ मोड़ा और लात मारकर उनके साथ मारपीट की थी। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर तुगलक रोड पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया है। पुलिस उपायुक्त अमृता गुगलोथ ने बताया कि आईपीसी की धारा 186 लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना, 188 लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा, 332 लोक सेवक को उसका काम करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना और साझा इरादे के तहत तुगलक रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लुटियंस दिल्ली से 65 सांसदों सहित 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश में सबसे तेजी से और बुरी तरह कर्ज में फंसने वाले राज्यों में पंजाब का नाम सबसे ऊपर है और यहां अब सरकार भी उस आम आदमी पार्टी की है जिसके नेता कभी सरकारी गाड़ी और बंगला नहीं लेने का वादा करते थे, रैलियों में घूम घूम कर कहा करते थे कि आम जनता का एक भी पैसा फालतू में खर्च नहीं होगा। लेकिन उन वादों से उलट दिल्ली से लेकर पंजाब तक में सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी सरकार जनता का पैसा पानी की तरह बहा रही है। एक आरटीआई के खुलासे से पता चला है कि पंजाब में भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही सरकारी खजाने का पैसा आम आदमी पार्टी की शोभा यात्राओं पर खर्च होने लगा था। 13 मार्च तक भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, उन्हें सिर्फ पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। लेकिन 13 मार्च को आए विधानसभा चुनाव के परिणामों में आम आदमी पार्टी की जीत पर निकाले गए भव्य रोड शो का पैसा सरकारी खजाने से दिया गया। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि भगवंत मान सरकार आप पार्टी और नेताओं के निजी कार्यक्रमों में भी सरकारी खजाने से खूब पैसा लुटा रही है। अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित करने और 5 सितारा होटलों में उनके ठहरने की व्यवस्था करने से लेकर आम आदमी पार्टी की जीत पर सड़कों को फूलों से सजाने तक में पंजाब सरकार ने 14.63 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो कि सरकारी खजाने से दिए गए। यही नहीं, अपने नेताओं को गुलदस्ता से लेकर तलवार देकर सम्मानित करने से लेकर उनके होटल में ठहरने तक का खर्च पंजाब सरकार सरकारी खजाने से दे रही है। आरटीआई को मिले जवाब में बताया गया है कि 13 मार्च को आम आदमी पार्टी की जीत पर निकाले गए भव्य रोड शो के बाद अमृतसर के जिला प्रशासन को 19 बिल दिए गए, जिसकी कुल राशि 14,63,129 रुपए थी। अमृतसर जिला प्रशासन ने 5 सितारा होटल ताज स्वर्ण के 4 बिलों के लिए 1,51,851 रुपए का भुगतान किया। ताजे फूलों से सड़कों को सजाने के लिए 4,83,800 रुपए का भुगतान किया, जबकि स्वागत द्वार तैयार करने के लिए 75,000 रुपए का बिल पे किया गया। वहीं टेंट की व्यवस्था करने के लिए 5,56,424 रुपए दिए गए, जबकि कुर्सियां और ढोल बजाने वालों को 54,500 रुपए, गुलाब के गुलदस्तों के लिए 16,800 रुपए, फुलकारी खरीदने के लिए 18,000 रुपए का भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, सोने की परत वाली 4 तलवारें खरीदने के लिए 34,000 रुपए, फ्लेक्स बोर्ड के लिए 45,398 रुपए, वीडियोग्राफरों फोटोग्राफरों को 17,500 रुपए और कन्फेक्शनरी व्यवस्था के लिए 9,586 रुपए का भुगतान किया गया। ये सारा पैसा सरकार के खजाने से दिया गया है। खबरों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए सरकारी बसों से लोगों को अमृतसर के विभिन्न हिस्सों से लाया गया। यह शोभा यात्रा पंजाब में पार्टी की जीत के बाद निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इस साल हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 117 सीटों में से 92 सीटें जीती थी। इसके बाद इस विजय यात्रा का आयोजन किया गया था। भगवंत मान ने 16 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पंजाब पर बढ़ते कर्ज का मुद्दा खूब उछाला था और यह सच भी है कि पंजाब गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन उससे सीख न लेते हुए भगवंत मान सरकार खूब सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है और राजकोषीय घाटों के लिए पिछली सरकारों की लापरवाही, खर्च और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहकर भाजपा का एक तरह से साथ दिया, लेकिन उसके 2 सांसदों ने कायदे से चुनाव में भाग लिया और जगदीप धनखड़ के पक्ष में वोट डाला। 2 सांसदों की बगावत से ममता बनर्जी को गहरा झटका लगा है।
जो इन दिनों पार्थ चटर्जी के गोलमाल से निपटने में जुटी हैं। हालांकि टीएमसी ने अपने सांसदों को मतदान में भाग नहीं लेने का आदेश दिया था, लेकिन शिशिर अधिकारी और दिव्येंदु अधिकारी ने पार्टी के आदेशों को न मानते हुए मतदान किया। इसके पहले सुदीप बंदोपाध्याय ने शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता को पत्र लिखा और कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के संसदीय दल के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान से दूर रहने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा कि इस निर्णय के मुताबिक हम मतदान से दूर रहेंगे। सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से शिशिर अधिकारी को यह पत्र 4 अगस्त के दिन भेजा गया था, जो अब सामने आया है। लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने शिशिर अधिकारी को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि स्पीकर को भी भेजी है। शिशिर अधिकारी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सांसद शिशिर अधिकारी के पुत्र शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने के बाद शिशिर अधिकारी भी 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। टीएमसी संसदीय दल के नेता ने अब उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से दूर रहने के लिए शिशिर अधिकारी को पत्र भेजा है, लेकिन शिशिर अधिकारी के साथ उनके दूसरे सांसद पुत्र ने भी ममता बनर्जी के आदेश को ठुकरा दिया। मतलब साफ है कि दिव्येंदु ने भी अब टीएमसी से दूरी बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।